चलिए, आज का मार्केट खत्म तो हो गया। सैटरडे के दिन ट्रेडिंग करके आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिकॉज यूनिक डे था, यूनिक सिचुएशन था। मंडे को हॉलीडे नहीं था पहले, फिर बाद में डिक्लेयर किया गया, उसके कारण दो एक्सपायरी आज शिफ्ट हो गई। क्या जो वॉलेटिलिटी थी वो तो अलग। कभी लग रहा था कि मार्केट टूटेगा, कभी लग रहा था मार्केट बढ़ेगा। बैंक निफ्टी गिर के बंद हुआ, बैंक निफ्टी ऊपर जाके बंद हुआ। बैंक निफ्टी ऊपर क्यों जाके बंद हुआ? वो हुआ बिकॉज ऑफ टू रिजल्ट्स। आईसीआईसी का आना था और कोटक का लाइव मार्केट में आ गया। जब कोटक का रिजल्ट पहले आया, ऐसा सेल ऑफ आया कि पता नहीं क्या रिजल्ट में। एंड उसके उससे ज़्यादा बड़ा पुल बैक आ गया मार्केट में। तो यही चीज़ होती है लाइव मार्केट में। अगर आपने ट्रेड लगाया है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस अगर नहीं लगा हुआ है, तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि पुट के प्रीमियम्स कितने शूट किए बैंक निफ्टी में और बैंक एक्स में, एंड उसके बाद वो कितने टूटे, दोनों देखने लायक था। एंड कॉल्स के प्रीमियम कितने टूटे, एंड उसके बाद वो कितने ज़्यादा बढ़ के बंद हुए हैं, वो भी एक देखने लायक सिचुएशन था। अभी की वीडियो में दोनों रिजल्ट्स कैसे रहे उसका हम डिस्कशन कर लेंगे। एंड उसके बाद हम ये एनालाइज कर लेंगे कि ये बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल कुछ चेंज हो रहा है क्या। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एचडीएफसी के बाद बैंक काफ़ी करेक्ट हुए, एंड आज थोड़ा सा रिकवरी उन्होंने दिखाने की कोशिश की। मेनली ट्रिगर्ड बाय कोटक बैंक। एंड कोटक बैंक का कैसा था कि अगर आप रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं दिखाता हूँ, लेकिन कोटक बैंक करेक्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ था, उसके कारण ही शायद ये बाउंस है। अब आते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट एनालिसिस में रिजल्ट दिखते कैसे हैं, तो वो देख लेते हैं। एंड उसके बाद और रहा बात की मार्केट एनालिसिस का, तो देखिए 23rd को ट्रेडिंग है। या तो कल बना दूंगा या फिर 22nd को वीडियो दे दूंगा, सो दैट आप लोगों को जय श्री राम वगैरह भी बोल पाऊँ उस दिन। लेकिन उसके पहले बनाए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको भी देखने में कोई इंटरेस्ट होगा नहीं। तो मैं आज पहले रिजल्ट एनालिसिस कर लेता हूँ। और कल एचयूएल के भी रिजल्ट आए थे, उसके कारण आज एफएमसीजी भी वीक था। तो आज ओवरऑल निफ्टी में वीकनेस का मेन रीजन कंट्रीब्यूटेड बाय रिलायंस। एंड वो गैप अप खुला, उसके बाद टूटा भी। मैंने तो ग्रुप में शायद लिखा भी था कि कौन से लेवल्स के नीचे आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मैं दिखाई देता हूँ कि कौन से लेवल्स के नीचे आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एंड उसके बाद जो मार्केट टूटा, तो वो तो फिर क्या ही कहना। तो एक बार देख लेते हैं उसको, एंड फिर उसके बाद रिजल्ट एनालिसिस पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, डिस्कशन कैसा था मार्केट में, जो लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस किया। जैसे अभी हमने ऊपर में रजिस्टर्स डिस्कस किया था आपका निफ्टी में 21,750 के पास, वो खुला भी उसी के आसपास। राइट, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी खुला कहाँ है, निफ्टी खुला भी आपका वहीं पे है, ऑलमोस्ट 750 के पास खुल के, 720 730 के पास खुल के ट्रेस किया, फिर बाउंस किया, फिर टूटा। राइट। अब लाइव मार्केट में क्या था, अलग अलग सिचुएशंस थे, निफ्टी बैंक में भी मूवमेंट थे, सब जगह मूवमेंट था। हमने डिस्कस क्या किया, तो फिर हमने यही सब डिस्कस किया। एंड उसके हिसाब से फिर अगर आप देखेंगे लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन था, तो प्री मार्केट तो डिस्कशन था ही। 928 में मैंने डाला कि ये लेवल्स के नीचे शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मैंने कुछ नहीं लिखा ये चीज़, जनरली मैं लिखता हूँ कि लॉन्ग वालों का स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड ऑल दैट। नहीं, आज वो सब सिचुएशन ही नहीं था, कि फ्रेश लॉन्ग का सिचुएशन था ही नहीं। नहीं तो मैं जनरली लिखता हूँ कि लॉन्ग वालों का वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं सीधा ही लिखा इन लेवल्स के नीचे शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। फिर उसके बाद मार्केट टूटा वहाँ से थोड़ा बहुत। 928 पे मैंने जो लिखा था उसी कैंडल के बाद से गिरना चालू। एंड जब वो गिरा, तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव करवाया। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव करवाने के बाद मैंने 944 पे डाला कि चलो अब मैं जा रहा हूँ सोने। 944 के आसपास यहाँ पे निफ्टी बैंक पॉज लिया, थोड़ा सा और टूटा, उसके बाद ऐसा नहीं है। निफ्टी भी आपका ऑलमोस्ट उधर ही के आसपास रुका। तो उसके बाद फिर से वही बाउंस किया और थोड़ा सा नीचे गया है मार्केट, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन वही 20-30 पॉइंट और नीचे गया है। तो लेवल्स के हिसाब से मेरे टारगेट मीट हो गए, तो मेरे को कोई मतलब नहीं था। बैंक एक्स का भी सेम चीज़। एंड ये जो नीचे की वॉलिटिलिटी हुई ना, ये 1230 वाली कैंडल, ये बेसिकली 1230 पे ही आपके इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ था, कोटक का रिजल्ट। एंड इतना शार्प डिप दिया, एंड उसके बाद फिर पूरा रिकवर भी कर गया। तो अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। लेकिन बस यही है। तो उसके बाद मैंने जैसे मैंने वही लिखा कि भाई बुक कर लो और जाओ बुल्स अपनी ज़िंदगी जी लो। क्योंकि देखिए क्या होता है, मार्केट अगर बुलिश हो तो बियर्स के लिए ना कुछ मिनट्स का ही अपॉर्चुनिटी होता है। आप उस समय अगर बुक नहीं करते हैं तो आपकी कहानी खत्म। चलिए देख लेते हैं पहले कोटक का रिजल्ट क्या था, जिसके कारण इस तरह का चार्ट पैटर्न बना। ठीक है। और मिड कैप निफ्टी का भी सेम कहानी था, जो हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया वहीं पे ओपन हुआ, वहां से वो रिवर्स करना चालू किया। एंड रिवर्सल में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी लोगों को बना होगा। कोटक बैंक में ऐसा क्या रिजल्ट था भाई कि पहले तो इतना टूटा, एंड उसके बाद फिर वापस शूट कर गया। तो देखिए क्या होता है कि आजकल ना रिजल्ट्स को 2 तरीके से रीड किया जाता है। पहला चीज़ कि किसी को पता नहीं कैसे रीड करना है। दूसरा चीज़ ये कि एक
न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रीड किया जाए। तो किसी को कुछ नहीं पता वाला कंडीशन में तो मैं नहीं हूँ। मुझे जो लगता है मैं वो समझाने की आपको कोशिश करूँगा। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन ठीक है। देखिए, इनके बिज़नेस बढ़ के आए हैं। अगर इंटरेस्ट अर्न टोटल देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से भी ग्रोथ हुआ है एंड ओवरऑल भी ग्रोथ है। एंड अगर परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे 5-6% का रेवेन्यू ग्रोथ है। अदर इनकम वगैरह भी थोड़ा ग्रोथ हुआ। टोटल इनकम अगर आप इनका देखेंगे 21,500 करोड़ से ऑलमोस्ट आपका गया है 24,000 करोड़, 10% ग्रोथ किया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे इनका, अगर एचडीएफसी का, तो उसका 2-3% ग्रोथ था। उस कॉन्ट्रेरी इसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ। ठीक है, एक्सपेंसेस भी उसी तरह ग्रो किए हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो प्रोविजंस थोड़े से बढ़ के आए हैं, बट ओवरऑल ठीक है, ज़्यादा प्रोविजन नहीं है। नेट प्रॉफिट इनका डिक्लाइन करके आया है। अब हो सकता है कि जो लोग सिर्फ प्रॉफिट का नंबर देखते हों, वो लोग सीधा मार्केट में प्रॉफिट का नंबर देखें, इमीडिएटली तोड़ दिए मार्केट को। ठीक है, एंड उसके बाद फिर क्या हो, मार्केट को समझ में आया कि ओके ओके ओके, रेवेन्यू तो ठीक ठाक बढ़ के आया है ना, एंड इस बार इंश्योरेंस क्लेम्स थोड़े से ज़्यादा आए, इसलिए ये है। तो इंश्योरेंस क्लेम हर बार ज़्यादा है ऐसा जरूरी नहीं होता है, कभी कभी एक्सेप्शनल टाइम आ जाता है, उस समय क्लेम ज़्यादा हुआ, इसके कारण इनका प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन कर गया 1800 करोड़ रुपया। लास्ट क्वार्टर से वही 1800 करोड़ का मेन डिफरेंस है। तो एक्चुअल जो इनका बैंकिंग बिजनेस है, मेन कोर ऑपरेशन है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, तो वो चीज़ लोगों को थोड़ी देर बाद समझ में आई होगी, तब तक टूटा, एंड उसके बाद वो जैसे ही समझ में आई पूरा शूट कर गया। वही कहानी है, इसी को आप जैसे समझना है समझिए। इसी कारण क्या हुआ, इतना वॉलेटाइल मूवमेंट हुआ। अब इतना वॉलेटाइल मूवमेंट होने के बाद आप कर क्या सकते हैं, राइट? जो हो गया सो हो गया। ओवरऑल अगर इन लेवल्स पे हम बात करें कि कोटक बैंक कैसा है एक स्टॉक है, तो देखिए, अपने अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे को सारे ही स्टॉक्स ओवर वैल्यूड लगते हैं अभी। बट अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, इन्वेस्टिंग तो हो गया, छोड़िए, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे को तो सारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड लगते हैं। तो मेरा वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है कि मेरे को इन्वेस्टिंग में सारे स्टॉक्स अभी ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। बट जो ट्रेडर्स हैं, उनको ना ये 1800 का राउंड नंबर ना मार्क करके चलना पड़ेगा। 1800 के अगर ये ऊपर रहता है तो शॉर्ट साइड का तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। 1800 के अगर नीचे रहता है तो फिर क्या शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि जो ग्रोथ वगैरह है वो थोड़ा फिजल आउट हो जाएगा कंपेयर, क्योंकि अगर बाकी बैंक्स का रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हो सकता है कि इसको कुछ ज़्यादा ही हमने ओवर रेट कर दिया है। तो ठीक है, लेकिन जब तक 1800 के ऊपर है, जस्ट ही शॉर्ट करने जाएंगे खुद शॉर्ट हो जाएंगे, फिर वही कहानी है। अब आते हैं कि दूसरा मेजर बैंकिंग रिजल्ट, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट। उसका रिजल्ट देख लेते हैं एंड क्या रहेगा उसका डिस्कशन वो भी देख लेते हैं। बट उसके पहले मैं आपको एक ब्रोकर के बारे में बता देता हूँ, वो आप 2 मिनट सुन लीजिए एंड उसके बाद हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि इतने सारे इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक एक्स, मतलब फिर निफ्टी, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, राइट? अब ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेड में करना होता है। कुछ ब्रोकर्स में अवेलेबल है, कुछ में नहीं है, कुछ में इश्यूज चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ, किसी का ऑप्शन चेन ठीक से नहीं चलता है, किसी का कोई दिक्कत आता है, राइट? ये सब जो इंडिसेस है ना, ये आपके लिए ना एक बेंचमार्क रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इस तरह का आपका स्टॉक मार्केट चल रहा है। अब इन सब इंडिसेस में ट्रेड तो होता है। ट्रेड करेंगे कैसे? ट्रेड करेंगे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। अच्छे प्लेटफॉर्म पे क्यों करेंगे? क्योंकि काफ़ी ट्रेडर्स का लॉस सिर्फ ग्लिच वगैरह के कारण हो जाता है। तो इसीलिए मैं जनरली फुल सर्विस ब्रोकर ही रिकमेंड करता हूँ, जो आपको एक इस तरह का ऑप्शन प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप सब चीज़ें ये सब एक साथ ट्रेड कर सके, राइट? एंड इनका ओवरऑल जब इनका ग्रोथ हो रहा है, मार्केट का ग्रोथ हो रहा है, जैसे हमने देखा कि कोटक में रेवेन्यू ग्रोथ आया, कोटक शूट किया, तो वो जो शूट किया तो उस समय आप बेनिफिट उठा सकते थे, राइट? तो वो सब जो बेनिफिट आप उठा सकते थे, वो कैसे होगा? वो इसी तरह से होगा कि आपको कोई ग्रोथ के लिए एंड अच्छे मार्केट सिनेरियो में आपको कोई सजेस्ट करता रहे, राइट? तो मैं यही कहता हूँ कि आपको एक अच्छा ब्रोकर रखना पड़ेगा। तो वो ब्रोकर के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूँगा मोतीलाल ओसवाल। क्यों मोतीलाल ओसवाल मैं आपको रिकमेंड करूँगा? बिकॉज़ क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे ना इनका प्लेटफ़ॉर्म पूरा सीमलेस है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एंड इनकी रिसर्च टीम एंड एडवाइज़री टीम काफ़ी अच्छी है। तो वो आपको काफ़ी हेल्प मिलता है वहाँ से, प्लस इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शन, ये सब में आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। इनके ऑप्शन स्टोर पे आपको रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, एंड आपको कैसा लगता है कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी चूज़ करके डिप्लॉय भी कर सकते हैं। एंड फर्स्ट मंथ में अगर आपका 1000 रुपीज़ तक का ब्रोकरेज जनरेट होता है, तो वो आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपना कर सकते हैं, एंड इनके ऑर्डर प्लेसमेंट वगैरह ये सब काफ़ी अच्छा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक छोड़ देता हूँ, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करिए एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करिए।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आपने सुन लिया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन पे, आपके इसके ऊपर, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट के ऊपर, राइट। तो आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट देख लेते हैं एक बार कि कैसा था। चलिए, तो आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट पे अगर आए, का बुक्स ज़्यादा बढ़ा है अभी तक जितने बैंक्स आए हैं रिजल्ट। एसबीआई को छोड़ के नेक्स्ट लार्जेस्ट इसी का, लोग को एचडीएफसी लगता है, लेकिन एक्चुअली बुक साइज में ये ज़्यादा बढ़ा है। टोटल इनकम में ऑलमोस्ट 5% की ग्रोथ है, सिंपल रखते हैं नंबर्स को। टोटल इनकम में 5% का ग्रोथ है, हर लाइन आइटम कंसिस्टेंट है, थोड़ा थोड़ा सब में बढ़ा है। क्या हो गया कि सीधा 5% का इनकम में ग्रोथ। प्रॉब्लम क्या है, एक्सपेंडिचर भी इसी तरह से इनका बढ़ के आया है, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ना था, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ गए क्योंकि इस बार अब वो जो एफडी के रेट्स वगैरह हैं वो थोड़े हाई देने पड़ रहे हैं, तो उसके कारण एक्सपेंसेस इनके बढ़ गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका फ्लैटिश रहेगा, ऑलमोस्ट खाली 2 या 3% ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो टेक्निकली प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है, बट सेम ग्रोथ आपका एचडीएफसी बैंक का भी था। इसका मतलब क्या, बुक साइज अगर बड़ा है तो आपका प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम होगा। अब इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये तो हमको अब ट्यूसडे को ही पता चलेगा, एंड मंडे को रात में इसका एडीआर ट्रेड होगा यूएस में, तो वो आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से ओवरऑल रिजल्ट इसके डिसेंट हैं, 5% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 3% का प्रॉफिट ग्रोथ, जैसा कि आपका एचडीएफसी बैंक का था वैसा ही रिजल्ट है। अब आउटकम स्टॉक पे सेम होगा कि नहीं हुआ पता नहीं, क्यों, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अपने टॉप पे चला था, वहां से टूटा, ये अभी टॉप से थोड़ा सा करेक्ट होकर ऑलरेडी बैठा हुआ है, लेकिन और ऐसा नहीं है करेक्ट होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मेन कंसर्न इसका जो रहेगा वो रहता है इन लोग का एनपीए। एनपीए इनका थोड़ा सा ना मेरे को समझ में जो आ रहा है कि एनपीए परसेंटेज टर्म्स में लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्यों। ग्रॉस एनपीए कम हुआ है, बट नेट एनपीए थोड़ा सा वो आया है, बढ़ के आया है। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जनरली ग्रॉस और नेट दोनों ही कम होता है, तो अभी ग्रॉस परसेंटेज कम हुआ है लेकिन नेट इनका बढ़ के आया है। लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो यस एनपीए बहुत डिक्लाइन किया है, लेकिन अगर करंट देखेंगे लास्ट क्वार्टर से तो थोड़ा सा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0.43 से 0.44 मतलब फ्लैटिश ही मानेंगे। डिक्लाइन क्यों नहीं किया ये एक मेन कंसर्न है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था। सबके डिक्लाइन कर रहे हैं तो इनका भी डिक्लाइन करना चाहिए था, हुआ नहीं समहाउ। और रिटर्न ऑन एसेट थोड़ा सा डिक्लाइन, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ज़्यादा है लास्ट क्वार्टर से। आरओई थोड़ा मतलब रिटर्न ऑन एसेट थोड़ा सा कम आया है, तो अब पता नहीं कुछ हो सकता है मेन रीज़न इसका रिटर्न ऑन एसेट कम होने का, या हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ग्रो नहीं की, एसेट डिप्लॉयड ज़्यादा है, तो बेसिकली कैश इन हैंड थोड़ा सा कम होगा, उसके कारण ये थोड़ा सा वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट्स अगर देखेंगे तो ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइड में ही है, बट वही है कि पॉजिटिव का अभी तक मार्केट ने कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो दिखाया नहीं है। कोटक का प्रॉफिट डिप किया है तो मार्केट शूट किया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कोटक का प्रॉफिट डिप किया तो मार्केट शूट किया, इसका प्रॉफिट बढ़ के आया है तो देखते हैं कि क्या होता है। सेम चीज़ इंडसइंड में हुआ था, प्रॉफिट बढ़ के आया था तो आपका स्टॉक गिर गया था, एंड एचडीएफसी में भी सेम चीज़ हुआ, 2-3% प्रॉफिट बढ़ के आया था तो स्टॉक गिर गया था। रिलायंस का जैसा हमने कल एक्सपेक्ट किया था कि उसका बहुत अच्छा कुछ नहीं है, तो आज वो नेगेटिव साइड में ही क्लोज हुआ, खुला पॉजिटिव था यस, लेकिन ओवरऑल टुवर्ड्स द एंड वो नेगेटिव साइड में जाके बंद हुआ। तो ये एक्सपेक्टेड हमारा जो रहता है हमारा रहता है, बट मार्केट में जिस हिसाब से पोजीशन बनी होती है ना, लोग उस हिसाब से प्ले करते हैं। तो हो सकता है किसी का बुलिश पोजीशन हो तो बुलिश के हिसाब से प्ले करें, बियरिश पोजीशन हो तो बियरिश के हिसाब से प्ले। अब आते हैं, देखते हैं कि ट्यूसडे को क्या रहेगा कहानी, क्योंकि ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हमको मंडे को ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए आपको मंडे को ही सोच रहा हूँ ये वीडियो बनाने का, मार्केट एनालिसिस का। देखते हैं उस समय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।